मेरी कज़न सिस्टर जो मुझे नहलाने में हेल्प करती थी। इतने सारे बाल उसके हाथ में आ जाते थे कि वो अपने पॉकेट में डाल लेती थी। लोग ऑब्वियसली मेरी तरफ इसी तरह से देखते हैं कि इसके साथ क्या हो गया है, मतलब मतलब व्हाई इज़ शी लुकिंग दिस वे? कुछ तो खराब हुआ है इसके साथ। मेरे को काफ़ी पेन हो रहा है, स्टिचेज़ भी काफ़ी सारे आए हैं। क्या मैं इतनी ज़्यादा अनलकी कैसे हो सकती हूँ कि मुझे कैंसर हो जाए? हाय, आई एम डॉक्टर शिवानी बिस्वाल। मैं एक एमडी डर्मेटोलॉजिस्ट हूँ और मैं एक ओवेरियन कैंसर स्टेज 3 सर्वाइवर भी हूँ। आज मैं आप सबके सामने अपनी कैंसर जर्नी शेयर करना चाहूँगी। तो ये स्टार्ट ऐसे हुआ था कि लास्ट ईयर अराउंड मई में मेरे को पेट में काफ़ी दर्द हुआ। बहुत ज़्यादा स्पैज़मोडिक पेन था और एक स्पाइक फ़ीवर का भी आया था। उस दिन तो मैंने कुछ किया नहीं ख़ास। अगले दिन मेरे फ्रेंड्स मेरे को बहुत फ़ोर्सफुली ले गए थे कि अल्ट्रासाउंड करा के आते हैं। बट मैं इतनी कंफ़र्टेबल नहीं थी क्योंकि मेरे 2 महीने के बाद एग्ज़ाम्स थे और उसकी मैं तैयारियाँ कर रही थी। लेकिन मेरे फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा एडमेंट थे कि नहीं-नहीं एक बार बस टेस्ट करा लेते हैं, बस देख के आ जाते हैं। तो फिर मैं अल्ट्रासाउंड के लिए गई और अल्ट्रासाउंड में पता चला कि मेरी ओवरीज़ विज़िबल नहीं है। मतलब वी न्यू कि कुछ तो देयर वाज़ समथिंग रॉन्ग। फिर और टेस्ट हुए मेरे, लेकिन बिल्कुल भी दिमाग में नहीं था कि कैंसर या कुछ हो सकता है। वो तो बिल्कुल लास्ट पॉसिबिलिटी काइंड ऑफ पॉसिबिलिटी भी नहीं थी। फर्स्ट मई को मेरा पहली बार अल्ट्रासाउंड हुआ, फिर उसके बाद सारे टेस्ट हुए, एमआरआई हुआ, पेट स्कैन हुआ और 9th मई को मेरी सर्जरी हुई। सर्जरी से पहले मेरे को ये काउंसल किया गया था कि 99% चांसेस हैं कि एक ही ओवरी निकलेगी, ज़्यादा कुछ होगा नहीं, लेकिन 1% चांसेस हैं कि तुम्हारा दोनों ओवरीज़ और यूट्रस भी निकाले जा सकते हैं, अगर मैलिग्नेंसी हुई तो। तो पेट स्कैन में भी पूरी तरह पता नहीं चल पाया था कि मेरे कैंसर का नेचर क्या है। फिर सर्जरी हुई मेरी 9th मई को और सर्जरी के जस्ट बाद जब मैं बाहर निकली तो मैंने सिस्टर से पूछा कि क्या क्या हुआ सर्जरी में? तो सिस्टर ने बोला आपकी बस एक ही ओवरी निकाली है। मैंने सोचा ऐसा तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि मेरे को काफ़ी पेन हो रहा है, स्टिचेज़ भी काफ़ी सारे आए हैं। तो मैंने अपनी कज़िन से पूछा, जो मुझे सबसे पहली बार मिली आफ्टर सर्जरी। उसने कहा कि सब कुछ रिमूव कर दिया और तुम्हारा कैंसर एडिनोकार्सिनोमा ऑफ ओवरी स्टेज 3 है। तो पहले तो मैं शॉक में चली गई। पहले तो मेरे अंदर एक्सेप्टेंस ही नहीं थी कि ऐसा कैसे हो सकता है। फिर क्योंकि मैं इतने ज़्यादा पेन में थी, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मैं बहुत मतलब एक-एक मिनट, एक-एक सेकंड बहुत ज़्यादा पेनफुल था। वो मेरा पोस्ट ऑप पीरियड चल रहा था और पोस्ट ऑप पीरियड जो 6-7 दिन का होता है, बहुत एक्सट्रीमली पेनफुल होता है। ना उसमें आप ठीक से साँस ले पाते हो, ना खा पाते हो, ना आप वॉशरूम यूज़ कर पाते हो, स्टूल पास कर पाते हो। इट इज़ ओनली पेन, इतना फिज़िकल पेन। तो इमोशनल पेन काइंड ऑफ छुप गया था क्योंकि फिज़िकल पेन इतना ज़्यादा था कि मैं समझ ही नहीं पा रही थी कि मेरे साथ हो क्या गया है। उस टाइम तक मेरे फ़ादर को नहीं पता था कि ये सब कुछ हो गया है। वो अबू धाबी में थे उस टाइम पे, उनको कुछ बताया नहीं गया था क्योंकि ऑब्वियसली वो इतने दूर हैं और उनको ऐसी बातें पता चलेंगी, वो बीपी पेशेंट भी हैं, कैसे रिएक्ट करेंगे? फिर सर्जरी के 2-3 दिन बाद जब मेरे फ़ादर वापस आए, तो उनको कुछ भी नहीं पता था। तो मेरी फैमिली मतलब मेरी मदर, मेरा भाई, मेरे कुछ रिलेटिव्स ये सोच रहे थे कि हम किस तरह से शिवानी के फ़ादर को बताएँ और मैं ये सब सुन रही थी। तो जब मेरे फ़ादर आके मुझसे मिले, पता नहीं मेरे में इतनी हिम्मत कहाँ से आई कि मैंने उनको सब कुछ सच-सच बता दिया। तो वो पूरे शॉक में थे। उस टाइम पे मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि या तो मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ या तो मेरे में एक्सेप्टेंस नहीं है कि मेरे साथ क्या हो गया है, या मुझे ऐसा लगता है कि मैं इतनी स्ट्रॉन्ग हूँ कि मैं ये सब सारा फेज़ क्रॉस कर जाऊँगी। फिर कुछ दिनों के बाद जब मैं घर गई वापस, अ, तो फिर मैं बस धीरे-धीरे सारी एक्सेप्टेंस आने लग गई कि ये मेरे साथ क्या हो गया? मेरे को कैंसर कैसे हो सकता है? मेरी फैमिली में तो किसी को कैंसर है नहीं। ये पॉसिबल कैसे है? 30 इयर्स की एज में एडिनोकार्सिनोमा हो कैसे सकता है? ये तो पॉसिबिलिटी ही नहीं है। ये तो लेटर एज में प्रेज़ेंट करता है। ऐसे कैसे हो गया? मैं जब अपने घरवालों से बात करती थी कि मुझे कैंसर कैसे हो गया? क्या घर में किसी को कैंसर है? तो ऐसी कोई पॉसिबिलिटी थी ही नहीं।
और जब मैंने अपने ऑन्कोलॉजिस्ट से भी बात की थी, तो उन्होंने कहा कि ये रेयर कैंसर है, मतलब ये प्रेज़ेंट करना, उन्होंने मुझे पहले ही काउंसल कर दिया था सर्जरी से पहले कि ये हो ही नहीं सकता। ये 1% से भी कम के चांसेस हैं कि ऐसा हो सकता है, तो हम पहले से अवेयर कर रहे हैं कि ऐसी भी एक पॉसिबिलिटी है। तो जब चीज़ इतनी ज़्यादा रेयर है, तो मुझे कैसे हो सकता है ये? तो मैं इन्हीं चीज़ों में बहुत अपसेट हो गई थी। 1 महीना जब मैं घर पे थी, तो मैं रोज़ यही सोचती थी कि क्या मैं इतनी ज़्यादा अनलकी कैसे हो सकती हूँ कि मुझे कैंसर हो जाए। वो भी एग्ज़ाम के 2 महीने पहले, और मैं अपनी ड्रीम ब्रांच परस्यू कर रही हूँ, एमडी डर्मेटोलॉजी, और उसी के एग्ज़ाम से 2 महीने पहले मुझे कैंसर कैसे हो सकता है? फिर और मैं अपने एग्ज़ाम्स कैसे दूँगी? सब कुछ इतना ज़्यादा ओवरवेलमिंग सा हो गया था कि एक तो कैंसर कैसे हो सकता है, एग्ज़ाम्स कैसे दूँगी, मुझे कैसे हो सकता है, और आगे अगर मैं कभी अपनी फैमिली भी प्लान करना चाहूँ, तो वो मैं कर नहीं सकती। तो ये सारी चीज़ें अंदर ही अंदर मैं खा रही थी मुझे ये सारी चीज़ें, और मैं बिल्कुल डिप्रेस्ड हो गई थी। मैं पूरे दिन अपने बेड पे लेटी रहती थी, क्योंकि मेरे स्टिचेज़ थे, 25 स्टिचेज़ थे, बहुत ही गंदे स्टिचेज़ थे, और वो भी बहुत पेनफुल था, क्योंकि उसके चलते ना मैं उठ पा रही थी, ना मैं रात को सो पा रही थी, ना मैं स्टूल पास कर पा रही थी, ना मैं यूरिन पास कर पा रही थी। एक तो वो था, ऊपर से जब स्टिचेज़ की ड्रेसिंग होती थी, वो भी इतना ज़्यादा पेनफुल था। ये तो फिज़िकल पेन हो गया। और इसके अलावा इमोशनल पेन इतना ज़्यादा था कि मैं पूरे दिन बेड पे लेटे-लेटे बस यही सोचती रहती थी कि ये सब मेरे साथ क्या हो गया? ना मैं बाहर अपने रूम से जाना पसंद करती थी, ना मैं किसी से बात करना पसंद करती थी। तो ये पूरा फ़ेज़ बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था। फिर आफ्टर अ मंथ मेरी कीमोथेरेपी स्टार्ट होनी थी। कीमोथेरेपी का मतलब, सबसे पहला मतलब जो दिमाग में आता है कि सारे बाल चले जाएँगे। भले ही अगर आप डॉक्टर भी हो, तो भी उस वक़्त आप पेशेंट होते हो। आपको इतनी सारी पॉसिबिलिटी समझ नहीं आती कि बाल चले गए तो वापस भी आ जाएँगे, या फिर आप एक पॉज़िटिव एस्पेक्ट चीज़ों की नहीं देख सकते हो जब आप एक पेशेंट हो। तो फिर जब मेरी कीमोथेरेपी शुरू हुई, मुझे ऑन्कोलॉजिस्ट ने कहा कि डिफ़िकल्ट होने वाला है, बट तुम यंग हो, तुम आराम से कीमोथेरेपी ले लोगी, कोई इश्यू नहीं होगा। और जैसे ही मेरी पहली कीमोथेरेपी हुई, धीरे-धीरे मुझे समझ आने लगा कि ऐसी बात नहीं है। मेरे को सारे सिम्पटम्स, सब कुछ मैं प्रेज़ेंट कर रही थी। मतलब बहुत ज़्यादा नॉज़िया हो रही थी, नॉज़िया, वॉमिटिंग, कॉन्स्टिपेशन, लूज़ मोशंस, और नींद नहीं आना, इनसोम्निया, और बॉडी एक, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम वीकनेस, सारे सिम्पटम्स प्रेज़ेंट कर रही थी मैं। अगर मैं खाना खा लूँ, कुछ पानी भी पी लूँ, तो भी मेरे हिचकियाँ शुरू हो जाती थी। इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट था। फिर मैंने सोचा ये सारे सिम्पटम्स तो ठीक है, काश कि बाल मेरे थोड़े लेट झड़ें ताकि मैं एग्ज़ाम्स दे सकूँ। उस टाइम पे मेरे दिमाग में ऐसा था कि क्या मैं एग्ज़ाम दे सकती हूँ? फिर मेरे हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट जो थे डर्मेटोलॉजी के, वो इतने अच्छे हैं, उन्होंने बोला, "शिवानी, तुमने तो इतनी मेहनत करी है 3 साल, तो तुम एग्ज़ाम में बस बैठ के तो देखो बेटा, हो सकता है।" मैंने सोचा कि ये कैसे कह रहे हैं? ये पॉसिबल कैसे है? अ, फिर भी मैंने अपने दिमाग में सोचा कि क्या पता मैं जाके बैठ के देख लूँ, एक बार, क्या पता मैं लिख सकती हूँ एग्ज़ाम्स। फिर भी इतने सारे इमोशंस के साथ, फिज़िकल पेन, इमोशनल पेन, उसमें एग्ज़ाम्स का प्रेशर लेना एक और बड़ी बात हो जाती है। मेरे ऑन्कोलॉजिस्ट ने तो साफ मना कर दिया, उन्होंने तो हँस के भी बोल दिया कि, "क्यों ले रही हो इतना प्रेशर? मज़ाक मत करो। अभी इन्फेक्शन के इतने चांसेस हैं, तुम एग्ज़ाम्स मत दो। तुम एग्ज़ाम्स बाद में दे देना, दिसंबर में दे देना। एग्ज़ाम्स कहीं भागे नहीं जा रहे, तुम्हारी डिग्री नहीं भागी जा रही है।" लेकिन फिर मैंने सोचा कि अभी मैंने पढ़ा है, इतना फ्रेश है, तो मैं एग्ज़ाम्स क्या पता एक बार दे दे के देखती हूँ। फिर मेरी 9th जून को जब फर्स्ट कीमोथेरेपी हुई, और मेरी लास्ट डे ऑफ जून को सेकंड कीमोथेरेपी थी, और 3rd जुलाई को मेरे एग्ज़ाम शुरू हो रहे थे। फिर जैसे-जैसे दिन बीते, मैं मिड ऑफ जून में मैंने सोचना शुरू किया कि क्या पता मैं एग्ज़ाम्स दे के देखती हूँ। तो मैं एग्ज़ाम के लिए धीरे-धीरे प्रिपेयर करने लगी, लेकिन इतना ज़्यादा सीरियस नहीं थी। मैंने सोचा कि सेकंड कीमो लेके देखते हैं, अगर मेरे में हिम्मत हुई तो मैं जाके एग्ज़ाम में बैठ जाऊँगी, अगर नहीं हुई तो मैं छोड़ दूँगी। और उसी टाइम क्या हुआ कि मेरे बाल झड़ने लग गए। तो मैं सोचती थी बाल बस थोड़ा और लेट झड़ जाएँ, तो मुझे वो ऑकवर्डनेस एग्ज़ामिनेशन हॉल में फेस नहीं करनी पड़ेगी। किसी को पता नहीं चलेगा कि क्या हो गया मेरे साथ, और मैं आराम से एग्ज़ाम्स दे सकती हूँ।
बट अनफॉर्च्युनेटली ऐसा हुआ नहीं। मेरी कज़िन सिस्टर जो मुझे नहलाने में हेल्प करती थी, इतने सारे बाल उसके हाथ में आ जाते थे कि वो अपने पॉकेट में डाल लेती थी मुझसे छुपाने के लिए। फिर ऐसे करते-करते मेरे सारे ही बाल झड़ गए और मैं अपने आप को मिरर में नहीं देख पाती थी। मतलब मैं इस तरह से दिख रही थी कि मैं खुद को मिरर में देखना मेरे लिए एक्सेप्टेबल ही नहीं था। फिर सेकंड कीमो ली मैंने और वो सेकंड कीमो बहुत डिफ़िकल्ट था। तब जब आप कीमो लेते हो तो आप जिन वेन्स से कीमो जाती है वो बहुत ज़्यादा पेनफुल हो जाता है। बहुत पेनफुल हो जाता है, स्वेलिंग हो जाती है हाथों में और ये सारे सिम्पटम्स जो फर्स्ट में आए थे सेकंड में और ज़्यादा हो गए और ख़राब हो गए। फिर लेकिन मैंने तो सोच लिया था कि एक बार दे के देखते हैं एग्ज़ाम। जिस दिन कीमो ली मैंने उसी सेम डे मैं अपने कॉलेज चली गई। मेरा पहला पेपर था और उस दिन से पहले ऐसा था कि मेरे साइड इफ़ेक्ट्स इतने ज़्यादा थे कि मैं सो नहीं पा रही थी। तो मैंने क्या किया कि सोने क्योंकि मैं सो नहीं पा रही थी तो मैं क्या कर सकती थी, मैं बस पढ़ सकती थी। तो फिर मैंने उस टाइम को यूटिलाइज़ किया अपने पढ़ाई में। तो मैं जितना टाइम सोई नहीं हूँ साइड इफ़ेक्ट्स की वज़ह से या कॉन्स्टिपेशन या जितने भी बहुत एक्सट्रीम साइड इफ़ेक्ट्स थे, तो उसके बजाय मैंने पढ़ना शुरू कर दिया। और जिस दिन मैं एग्ज़ाम देने जा रही थी, उस दिन मेरी हालत ऐसी थी कि मेरी आँखें नहीं खुल रही थी, मैं चल नहीं पा रही थी और ये सारे साइड इफ़ेक्ट्स थे। मैंने सुबह उठ के अपनी दवाइयाँ ली सारी, मैंने सारा जितना पढ़ा था उसको रिवाइज़ करती थी और मेरी बहन मुझे 1-2 टुकड़े डेयरी मिल्क के खिला देती थी ताकि थोड़ा-सा ग्लूकोज़ जाए दिमाग में और मुझे चीज़ें याद रहें और ओआरएस का एक बॉटल लेके जाती थी मैं अपने साथ एग्ज़ामिनेशन हॉल में और वहाँ बैठ के मैं बस 3 घंटे पता नहीं कैसे बट जितना जो आता था वो मैं लिखती थी। और मेरे को 3 घंटे के बाद ये रियलाइज़ भी नहीं होता था कि मैं 3 घंटे बैठी कैसे हूँ। मतलब सिप ऑफ ओआरएस ले लेके किसी तरह मैंने बैठ के एग्ज़ाम दिए हैं अपने। मैंने 4 पेपर दिए हैं और चारों पेपर्स में मैं 3-3 घंटे बैठी हूँ। उसके बाद आया मेरा प्रैक्टिकल एग्ज़ाम, 9-10 दिन के बाद मेरा प्रैक्टिकल एग्ज़ाम था। 1 रात पहले मेरे को खून की उल्टियाँ हो रही थी। मतलब मैंने सोचा मैंने थ्योरी पेपर तो दे दिए, अब मैं प्रैक्टिकल पेपर कैसे दूँ? उसमें तो बोलना पड़ता है, ये तो थोड़ा हेक्टिक सा होता है। ये मैं कर पाऊँगी या नहीं? फिर मैंने सोचा कि मैंने जब 4 पेपर दे दिए तो ये भी मैं कर ही लूँगी। तो एग्ज़ामिनेशन जिस दिन मेरा प्रैक्टिकल एग्ज़ाम था, उसी दिन सुबह तो मेरी इतनी गंदी हालत थी कि मुझे पकड़-पकड़ के मेरे फ्रेंड्स ले गए एग्ज़ामिनेशन हॉल तक और एग्ज़ामिनर के सामने भी एक हाथ में मैंने कुकी पकड़ी हुई थी और एक हाथ में मैंने ओआरएस का बॉटल पकड़ा हुआ था और ये ओआरएस सिप कर के मैंने बोला है। एक-एक सेंटेंस बोला नहीं जा रहा था मेरे से, लेकिन फिर भी मैंने एग्ज़ाम दिया है किसी तरह, अपना प्रैक्टिकल एग्ज़ाम पूरा किया है। और अगर मैं देखूँ, तो ये जो 20 दिन के मेरे एग्ज़ाम्स की जर्नी थी, वो बिल्कुल इम्पॉसिबल था। मतलब पॉसिबिलिटी ही नहीं थी, जैसी मेरी हालत थी, मैं एग्ज़ाम दे ही नहीं सकती थी। कोई ऐसे कंडीशन में सोच भी नहीं सकता एग्ज़ाम देने के बारे में, बट मैंने सोच लिया था, तो किसी तरह मैंने कर लिया। कीमोथेरेपी के दौरान मेरे सारे बाल तो झड़ गए थे, मैंने बहुत ज़्यादा वेट गेन कर लिया था और मैं दिखने में कुछ बहुत एक्सेप्टेबल लुक्स नहीं थे मेरे। मतलब मैंने मिरर में अपने आप को देखना ही छोड़ दिया था। लेकिन उसके दौरान ऐसा था कि मुझे बोला गया था कि आपको बहुत टाइम तक इन्फेक्शन प्रिवेंट करना है। आप कीमोथेरेपी के दौरान बहुत जगहों पे घूम नहीं सकते हो। लेकिन बीइंग अ डॉक्टर मेरे को पता है कि किस लिमिट के बाद मतलब कब तक आपको प्रिकॉशन रखना है और कब आप जा सकते हो। तो फिर मैं उस टाइम पे सिर्फ़ घर पे नहीं बैठी रहती थी। मैं जो-जो मुझे कैफ़ेज़ दिल्ली में पसंद है, वो सारे मैंने एक्सप्लोर किए। जब मैं बाहर जाती थी तो लोग ऑब्वियसली मेरी तरफ इसी तरह से देखते हैं कि इसके साथ क्या हो गया है मतलब मतलब व्हाई इज़ शी लुकिंग दिस वे? कुछ तो खराब हुआ है इसके साथ। लेकिन ये सारी चीज़ें मुझे पहले-पहले तो थोड़ी ओवरवेल्म कर देती थी। मुझे ऐसा लगता था कि हाँ, कुछ तो गलत हो गया मेरे साथ, कुछ समथिंग इज़ नॉट राइट विद मी। लेकिन धीरे-धीरे ऐसा हुआ कि मेरे अंदर एक्सेप्टेंस आ गई कि यही है मतलब अब कैंसर हो गया है, मैंने कीमो भी ले ली है, एग्ज़ाम्स भी दे दिए हैं, तो ये भी एक फ़ेज़ है, ये भी पास कर जाएगा। मैंने सोचा कि मैं इस फ़ेज़ को अपने आप को ओवरवेल्म या डोमिनेट क्यों करने दूँ? मैंने एग्ज़ाम्स भी दे दिए, ये टाइम है घूमने का, मैं क्यों ना घूमूँ? तो फिर मैंने
मैं इस दौरान ट्रिप्स पे भी गई, अपनी फैमिली के साथ गई, अपने कुछ दोस्तों के साथ ट्रिप्स पे गई हूँ। तो फिर मैंने कैंसर या कीमोथेरेपी को अपने आप को रोकने नहीं दिया। मैंने वो सारी चीज़ें करी है जो एक नॉर्मल इंसान करता है। बस एक बीमारी ही थी जिसके लिए आपने दवाइयाँ ले ली, वो फ़ेज़ आपने क्रॉस कर दिया और उससे भी आप अगर आप इस फ़ेज़ से इतने स्ट्रॉन्गली बाहर आ सकते हो, तो आप लाइफ़ में कुछ भी कर सकते हो। कुछ ऐसे भी रिलेटिव्स होते हैं, कुछ बहुत करीबी लोग होते हैं जो आपको ये बोलते हैं कि किसी को बताना मत कि तुम्हें कैंसर हो गया है। कैंसर एक बहुत बड़ी चीज़ होती है, अपने मुँह से नाम भी मत लिया करो कि तुम्हें कैंसर हो गया है। बोल दिया करो कि तुम्हें फाइब्रॉइड हो गया था, कोई छोटी-सी सर्जरी हो गई थी। क्योंकि अगर तुम जितना ज़्यादा इसके बारे में डिस्कस करोगी, उतना ही ज़्यादा लोग सोचेंगे कि ये बेचारी है या फिर आगे चल के तुम्हारी शादी में दिक्कत होगी। या लोग बोलेंगे कि तुम बच्चे नहीं पैदा कर सकती हो, तो ये तुम्हारे इवेंचुअली आगे लाइफ में इफ़ेक्ट करेगा जिसमें तुम्हारे मैरिज प्रॉस्पेक्ट्स और इन सब पे काफ़ी फ़र्क डालेगा। लोग तुमसे शादी नहीं करना चाहेंगे। तो ये सारी बातें मैंने सुनी हैं। ये सब तो पिछले साल तक फिर भी ठीक था, बट इस साल ये और ज़्यादा एविडेंट हो गया है। बहुत ही करीबी लोगों से बहुत कुछ सुनने को मिला है इस साल कि शादी कैसे होगी? तो शादी तुमसे कोई क्यों करना चाहेगा जब उनके पास अब बेटर ऑप्शन है। अ, तुम्हारे साथ तो ये भी इश्यू है कि तुम फैमिली प्लान नहीं कर सकती हो। तो ये सारी बातें बहुत डिफ़िकल्ट हैं और ये सब अ, आपके बहुत करीबी लोगों से जब सुनने को मिलती हैं तो बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। बट और इन्हीं चीज़ों के चलते मैं इस साल काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन में भी थी। मेरे साथ मेरी कज़िन और मेरी मासी और मम्मी, ये तीनों लोग होते थे जब मुझे अपने फ़ॉलो-अप या चेकअप के लिए जाना होता था। तो फिर जब कैंसर के बारे में पता चला तो मेरी मासी तो खुद ही डॉक्टर हैं, तो उन्होंने वो इमोशनल तो थे बट उन्होंने इस चीज़ को थोड़ा स्ट्रॉन्गली लिया। लेकिन मेरी मदर बहुत ज़्यादा शॉक में थी, वो सुन ही नहीं पाती थी। कैंसर टर्म ही नहीं सुन पाती थी, वो कहती थी ऐसा हो ही नहीं सकता, ये पॉसिबल ही नहीं है। तो वो सुनते ही रोना शुरू कर देती थी और जब भी मेरे फादर का कॉल आता था, तब वो मेरे फादर के सामने रो नहीं सकती थी, क्योंकि मेरे फादर बहुत दूर बैठे हैं, उनको ऐसी बातें हम नहीं बता सकते हैं। लेकिन मेरा रिएक्शन ऐसा था कि मैं बहुत डिनायल में थी, या तो मैं बहुत स्ट्रॉन्ग एक्ट करती थी उस टाइम पे। अ, पर मेरी मम्मी तो पूरी तरह से टूट चुकी थी, उनमें बिल्कुल हिम्मत नहीं थी ये सब सुनने की। और जब मैंने अपने फादर को बताया, उन्होंने मेरे सामने कोई रिएक्शन नहीं दिया। वो कंप्लीटली शॉक में थे, लेकिन उन्होंने मेरे सामने ना वो रोए, ना कोई कोई इमोशन दिखाया नहीं उन्होंने मुझे। लेकिन मुझे बाद में पता चला कि वो बहुत रोए हैं मेरे पीछे कि ये कैसे हो गया शिवानी के साथ, ये पॉसिबल कैसे है? वो तो बिल्कुल ठीक है, वो हेल्दी बच्ची है, कैसे ऐसे कैसे हो सकता है? लेकिन आप उस लाइट को देखने की कोशिश करो, आप सोचो कि एवरी डे इज़ अ न्यू डे। भले ही स्ट्रगल्स तो मेरे को आज भी हैं, मैं अभी भी करंटली हार्मोनल थेरेपी पे हूँ, क्योंकि मेरे जो कैंसर का रिकरेंस चांस है वो 70 टू 80% है। पहले अगर मैं सोचती रह जाऊँ कि यार मुझे क्या पता अगले साल फिर से हो जाए, फिर से इन्हीं सब चीज़ों के थ्रू गुज़रना पड़े, तो कोई मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि कैंसर हो या ना हो मेरे हाथ में तो है नहीं, मैं अपना करंट डे क्यों खराब करूँ ये सोच के। तो अभी करंटली भी मेरी सिचुएशन इतनी खराब है कि मेरे को रोज़ जो हार्मोनल थेरेपी मैं ले रही हूँ, क्योंकि मेरा जो कैंसर है, कीमोथेरेपी उसमें थोड़ा कम इफ़ेक्टिव होता है। उसमें हार्मोनल थेरेपी लेनी पड़ती है ताकि रिकरेंस कम हो। तो उसके भी अपने साइड इफ़ेक्ट्स हैं। मेरे को बहुत आर्थराल्जिया होता है, मतलब मेरे को सारे जॉइंट्स में बहुत पेन होता है। मैं पूरी-पूरी रात नहीं सो पाती। अभी मैं बैठ के आपको इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि मैं खड़ी नहीं हो सकती बहुत देर। और अभी मुझे हॉट फ्लैशेस बहुत होते हैं, पसीना बहुत आता है, मुझे डिप्रेशन बहुत हो जाता है, मुझे मेंटल स्ट्रेस बहुत हो जाता है। तो रोज़ का मेरा स्ट्रगल ही ऐसा है, लेकिन फिर भी मैं सुबह उठ के किसी तरह अपने आप को तैयार करती हूँ, क्लिनिक जाती हूँ, पेशेंट्स देखती हूँ, दिन में कुछ अच्छा करती हूँ, वापस आती हूँ और फिर से मुझे नींद नहीं आती। थैंक यू सो मच जोश टॉक्स कैंसर स्टोरी कि आपने मुझे यहाँ इनवाइट किया। आपके प्लेटफ़ॉर्म के थ्रू ही मैं अपनी कैंसर जर्नी शेयर कर पाई हूँ और
ये बहुत बड़ी बात होगी मेरे लिए अगर मैं अपने स्टोरी से कुछ लोगों को भी इंस्पायर कर पाई कि वो अपने लाइफ में पर्पस ढूँढें, कि लाइफ इतनी खूबसूरत होती है। आप बस उसको देखना चाहें, तो आपको ज़रूर दिखेगा वो। तो थैंक यू सो मच जोश टॉक्स फॉर इनवाइटिंग मी टुडे।